कंट्रोल क्यों नहीं हो सकती अगर यहाँ पर कोई इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सही कदम उठाए, ठोस कदम उठाए। अगर ये जितने वज़रा हैं, जितने मशीर हैं और जितने ये जो एडवाइज़र वगैरह बने होते हैं, अगर इनकी मराहत को ख़त्म कर दिया जाए, इनकी तमाम ये जो पेट्रोल इनका ख़त्म कर दिया जाए, ये बिजली जो है फ्री यूनिट वो ख़त्म कर दिया जाए। देखें, हर गवर्नमेंट मुलाजिम जो है ना, कोई भी गवर्नमेंट मुलाजिम है, वो जब जॉब करता है ना तो वो तनख्वाह लेता है, सैलरी लेता है। जब वो सैलरी लेता है तो फिर फ्री यूनिट्स क्यों उनको दिए जाते हैं? गरीब मुल्क है तो उन पे हुकूमत करने वाले ना उनकी तमाम चीज़ें ख़त्म कर दी जाए, उनके अय्याशियाँ ख़त्म कर दी जाए। अब आप देखें ना, पार्लियामेंट में जो रोटी मिलती है वो 1 रुपया या उससे कम कीमत की मिलती है, बाजार में 20 रुपए की रोटी है। यानी गरीब का खून निचोड़ के ये अमीर हो रहे हैं। तो इन सबको सबसे पहले इन बड़ों पे हाथ डालना चाहिए। गरीबों के ये पैरों पर, उसकी गर्दन पे खड़े होकर ये जो उमरा है ये बन रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो ना अपनी इनकी मराहत ख़त्म हो जानी चाहिए। जब इनकी मराहत ख़त्म हो जाएंगी तो गरीब जो है ना वो ज़रा थोड़ा सा सांस ले सकेंगे। अमीर नहीं होंगे, थोड़ा सा सांस ले सकेंगे। उनकी सांस की आमदोरफ्त जो है ना वो बहाल की जाए, इनकी मराहत ख़त्म की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, अवाम इस वक्त बिजली के बिलों की वजह से शदीद तकलीफ में है। कई रोज़ से एहतजाज जारी हैं, लेकिन दूसरी तरफ निगरान हुकूमत इजलास पर इजलास तो मुनक्किद कर रही है, लेकिन अवामी रिलीफ का कोई बड़ा फैसला करने से कासिर है, क्योंकि IMF मुआहदे की वजह से हुकूमत के हाथ बंधे हैं। यानी IMF की मंजूरी के बाद ही कोई बड़ा फैसला हो सकता है। लेकिन IMF ने किसी किस्म की इजाज़त देने से पहले हुकूमत से उनका प्लान मांगा है कि बिजली नर्ख में कमी पर टैक्स का हदफ कहाँ से पूरा होगा। यानी अभी तक आवाम को फौरी रिलीफ मिलने का कोई इम्कान ना होने के मुताबिक है, बल्कि खबरें ये भी आ रही हैं कि पेट्रोल भी 10 रुपये मजीद महंगा हो सकता है और ऐन मुमकिन है कि बिजली का यूनिट 90 रुपये तक जा पहुँचे। दूसरी तरफ नाज़रीन, अफसरान को मुफ्त यूनिट्स और आवाम को बिजली के भारी बिल्स का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। इस तमाम के मामले पर मैं पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। अयाज खान साहब हैं, आमिर इलियास राना साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरी साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। हाफिज़ साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि ये अभी आपने खातून की गुफ्तगू भी सुनी। ये एक्सप्रेसो मॉर्निंग शो का एक सेगमेंट है तड़के तड़के, जिसमें इस खातून ने गुफ्तगू की, और ये वो खातून है हाफिज़ ताहिर साहब जो इस वक्त सबसे ज़्यादा फेस कर रही है, घरेलू खातून जिसको सबसे ज़्यादा मुश्किल बजट बनाना पड़ रहा है। और ख़ास तौर पर जब इनकम आपकी कम हो और उसके बाद आपके अखराजात ज़्यादा और फिर सोने पे सुहागा, बिजली का बिल। लेकिन हाफिज़ ताहिर साहब, जो खातून एक आम घरेलू खातून गुफ्तगू कर रही थी, वो बड़ी संजीदा गुफ्तगू और उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। वो ये खातून कह रही थी कि गरीब का खून चूस कर ये बड़े होते हैं और इन बड़ों पर हाथ डालना चाहिए। जो हम भी बार बार बात करते हैं कि जो मराहत याफ्ता तबका है, जो इतनी तनख्वाहें लेने के साथ साथ मुफ्त यूनिट्स इस्तेमाल करता है, जिनको ये डर नहीं है कि उनके घर में ज़्यादा बिजली का बिल आएगा, ये तो आपको, मेरे और आम आदमी को डर है। तो उस खातून की गुफ्तगू भी आपने सुनी। हाफिज़ ताहिर साहब, ये जो अब अवामी रिलीफ के फैसले IMF की इजाज़त से मशरूत हो गए हैं, ये आप इस तरह से आपको लगता है कि मामला हल हो पाएगा? कैसे रिलीफ मिलेगा आम आदमी को जो इस वक्त सड़कों पर है बिजली के बिल लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि मेरा ख्याल है वज़ीर ख़जाना ने तो बड़ा क्लियर कर दिया है और बता दिया कि IMF के पास जाएंगे, IMF इजाज़त देगा तो रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन नहीं देगा तो नहीं मिलेगा। बात तो ठीक है कि ये जो हमारे एलीट क्लास है, हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हमारा सिस्टम है, ये जिस तरह इस्तेफादा करता है और पाकिस्तानियों का खून चूसता है। आप देखें ना, मैंने कल भी गुजारिश की थी कि एक DC, एक SP, एक ब्यूरोक्रेट, उसके घर को जरा देखें, उसके घर के बिल देखें, उसके मुराद देखें। कहा तो यही जाता है कि जनाब ये तो बड़ी थोड़ी सी तनख्वाह है, लेकिन जो 25 कनाल, 50 कनाल, 32 कनाल के घर में रह रहा है, उसकी जो बिजली है, जो बाकी चीजें हैं, उसका बिल कौन दे रहा है? और इसी तरह बाकी बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि गरीब ने जो कुर्बानी देनी थी दे दी है, अब कुर्बानी अमीर को देनी पड़ेगी। और अगर अमीर कुर्बानी नहीं देगा और ये मराहत याफ्ता तबका और एलीट क्लास कुर्बानी नहीं देगी, तो फिर उसके नतीजे के अंदर ये जो इस वक्त हम सूरत हाल देख रहे हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर ये सूरत हाल बिगड़ी तो फिर किसी के भी इख्तियार में नहीं रहेगी। लिहाजा सबको ये बात सोचनी चाहिए, उमरा को भी ये बात सोचनी चाहिए, हुक्मरानों को भी सोचनी चाहिए, सियासी जमातों को भी सोचनी चाहिए कि गरीब आदमी की जिंदगी जो है उसमें कैसे रिलीफ दिया जा सकता है, उसको जीने का हक कैसे दिया जा सकता है। इस वक्त तो सिस्टम पे भी जो हालात हैं, सियासत पे भी,
हर किसी का एक अदम एतमाद है ना, लोगों के घरों में रोटी नहीं है, लोग क्या करेंगे आपके इंतखाबात को, लोग खुदकशियां कर रहे हैं, बच्चों के बालियां बच्चियों की बेच के बिजली के बिल दे रहे हैं, तो कोई तो रास्ता निकालना होगा। अब ठीक है, ये निगरान हुकूमत है और ये तो जमात इस्लामी कह रही है हाफिज साहब, सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने रिजू करने का फैसला किया है, 2 सितंबर को मुल्कगीर हड़ताल के जरिए हुकूमत को फैसला लेने पर मजबूर करेंगे। मजबूर हो जाएगी हुकूमत, फैसला लेगी, कुछ रिलीफ देगी? हड़ताल वो ना भी करें तो इस वक्त उनकी हड़ताल कामयाब है, लोगों के जो हालात हैं। देखे ना, जमात इस्लामी ना भी दे तो जो इस वक्त हालात है, हर कोई बेचारा रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। लेकिन जो वजीर खजाना का बयान है उससे तो मायूसी है। अल्लाह करे कि कोई IMF के दिल में हमारे लिए रहम आ जाए, और कोई अदरवाइज तो फिर अब दुआ तो या अल्लाह से है या IMF से है। अल्लाह के बाद IMF से तवक्को है, दुआ अपने रब से है कि अल्लाह ताला को इनके दिल में डाल दे। ये जो हमारे हुक्काम हैं, उमरा हैं, और आप देखिए कितनी वजारतें ऐसी हैं जो हम पढ़ते हैं कि जिनका कोई काम ही नहीं है, लेकिन उनके करोड़ों अरबों रुपए के बजट है और वो कोई काम नहीं है। एक दफ्तर के अंदर 14 बंदे काम कर रहे हैं। आप पता करें, वो कहते हैं जी ये नंबर लगाने वाला है, ये खत लिखने वाला है, ये उस खत को लिफाफे में डालने वाला है, ये उस खत को पहुंचाने वाला है। तो ये जब तक हम सिस्टम सारा ओवरहाल होने वाला है, और उसके लिए अगर नहीं सोचा जाएगा तो फिर खुदा ना खास्ता बड़े हादसे दो चार हो जाए। इससे बड़े हादसा क्या होने हैं हाफिज तारिक साहब? आमिर साहब, सिस्टम की तो हम 12 बात करते हैं, और हम सिस्टम की तब्दीली के लिए कुछ लोगों पर एतबार भी करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे हुक्मरान जो पहले सियासतदान होते हैं और फिर उसके बाद हमारे हुक्मरान बनते हैं, उनके दावे वादे कुछ होते हैं, लेकिन जब वो हुकूमतों में आते हैं तो वो बदल जाते हैं। सिस्टम कोई नहीं बदल सकता। आमिर साहब, सवाल की तरफ आऊँगी, आपको क्या लगता है IMF की इजाज़त से मशरूत किया गया अवामी रिलीफ के फैसले को, और IMF ने भी ज़ाहिर सवाल रख दिए कि टैक्स की वसूलियों में फिर कमी आएगी, तो वो किस तरह से आप वो पूरी करेंगे? तो आपको लगता है कि ये एहतजाज मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है? क्या इनिशिएटिव हैं, शॉर्ट टर्म कह सकते हैं, जो निगरान हुकूमत ले सकती है कि आम आदमी को रिलीफ मिले? मैं आपका सवाल सुन रहा था, हाफिज साहब का जवाब सुन रहा था, फिर सवाल सुन रहा था, और IMF के पास कोई रिलीफ के लिए नहीं गए। 1 महीने के बिल को किस्तों में लेने के लिए गए। आपको और हमें पता है, कैश फ्लो कम हो तो तनख्वाहें फिर 2 हिस्सों में होती हैं, कभी 2-2, 3-3 महीने डिले हो जाती हैं। ये जो किस्सा है ना, ये कि जनाब इस महीने का बिल हमें किस्तों में करने की इजाज़त दे दें। ना कोई टैरिफ में कमी होनी है, ना वहाँ गए हैं, वो भी नहीं मिल रही। वो कहते हैं हमें बताओ हमारे साथ सौदा जो किया है और मुकाया था सब ने मिलके कि आपको $1 अरब अगला तब मिलना है जब ये सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। अच्छा जी, जमात इस्लामी भाग गई जी सुप्रीम कोर्ट। जमात इस्लामी वालों को क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहेंगे कि हम अपनी मुराद छोड़ रहे हैं यूनिट्स की? यहाँ सबके ऊपर आती है, सबकी मुराद हैं। क्या वो रिटायर्ड जजेस जो चले गए हैं वो छोड़ देंगे? यहाँ जिसके पास जो चीज़ आ जाए नहीं छोड़ता, कोई बंदा नहीं छोड़ता, इस बात को भूल जाएं। मैंने जब परसों जब बात की थी, अब कल जब कैबिनेट में बात हुई, आपको पता है वो जो वापडा का या डेस्कोज और जेनकोज जिनको कहते हैं, इन्होंने प्लान बना के दिया कि जी टोटल $1 अरब की बचत होनी है, और चूना कितना लगना है? $4 अरब से ऊपर का, कि जी हमने ये फ्री यूनिट खत्म किए और इतने यूनिट मोनेटाइज करके हम कैश इनको तनख्वाहों में दे देंगे। नीचे वाले मुलाजमीन के पास तो जाना ही नहीं, सिस्टम ही उड़ा देंगे। अच्छा जी, ऊपर वालों ने जैसे शौकत अजीज के दौर में दाव लगाया था कि कारें मोनेटाइज कर दी गई कि जी ग्रेड 20 से 22 तक सब अपनी अपनी तनख्वाह के साथ पैसे ले लें, गाड़ियां न लें। सब ने जनाब वो गाड़ियां औने पौनो नीलामी भी करा दी, हर महीने तनख्वाह में भी लोग पैसे ले रहे हैं और गाड़ियां एडमिन पूल से ले रहे हैं। यहाँ पे फिर एक दाव लगाने की कहानी हुई, इसलिए वो भी कैबिनेट कमेटी और एनर्जी में चला गया। मैं ये सारे सवाल जो आ रहे हैं कि जी कितने का है, वो खातून जो बोल रही थी ना वो ठीक बोल रही थी। हमारे यहाँ सोशल मीडिया की एक मिथ है कि कह दिया जी पार्लियामेंट के कैफेटेरिया में ₹1 की रोटियां, बिल्कुल नहीं है, गलत बात है, लेकिन बन गई। जिस तरह खान साहब के लिए आई थी बात कि जी वो उनकी वाइफ ने कह दिया उनके मसल्स भी खराब हो गए, फलाना भी हो गया, आप और हम खबर बाखबर जराए से लाते, सरकारी लेटर लेते कि जी जेल में उनको क्या खाना दिया जा रहा है, किसी ने नहीं मानना था।
जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिपोर्ट मांगी, वो रिपोर्ट आई, उसके बाद पता लगा, किसी ने बोला कहीं से कि खान साहब भूखे मर गए, जेल में ये हो गया, फलाना हो गया। जब मरात सामने आई, कोई सोशल मीडिया पे आया, सबने मान लिया कि हाँ अब सुप्रीम कोर्ट के नाम पे उनके पास सब मरात मौजूद हैं। तो वो बिल्कुल फलसफा सोशल मीडिया से आउट हो गया कि उनको खाने पीने में क्या दिया जा रहा है, क्या नहीं दिया जा रहा है। ये इस तरह मिथ है जैसे 90 रुपए के यूनिट पे हम सब रोला डालते हैं। क्यों? उसमें गरीब आदमी का ताल्लुक नहीं है। आज अगर 60 रुपए का यूनिट है, वो उसके है जिसके पास 4 एसी है, 5 एसी है। भाई हम 4-5 एसी वाले का रोला क्यों डालते हैं यहां पे बैठ के? ये उनके लिए यूनिट है ही नहीं, रेट स्लेब भी नहीं है उनका, वो पहुंचेगा ही नहीं। ये तो एक एसी वाले का भी नहीं है 60 रुपए का। डिफरेंट है। हमने एक ड्रामा और मिथ बना दिया है कि मरात याफ्ता तबके का रोला डालना है गरीब के नाम पे कि जी उसको रियायत हो जाए। भाई क्यों हो जाए उसको रियायत? वो 4 एसी चलाता है, काम करने वाली खातून, मैं सवाल ही रख रही हूँ आपके सामने जी। मैं एक सवाल, वो एक पंखा और एक उसका बल्ब है जो वो इस्तेमाल करते हैं, और एक छोटा सा कमरे में वो रहते हैं, और उनका 16,000 बिल आया है। ये चेक करने वाली बात है कि क्यों और कैसे आया, नहीं आ सकता। जो ये बता रहा है एक पंखा और बल्ब, सारा यूनिट्स आपको और हमें भी पता है। हम कहीं बाहर से नहीं आए हुए कि जी ये उनकी दुनिया के मीटर और हैं। और बल्कि मेरे घर में अगर 3 फेज यूनिट है और आपके घर 3 फेज है, तो हमें 4 घंटे का बिल डबल देना पड़ता है, इजाफी देना पड़ता है पीक टाइम का। जो सिंगल फेज वाले हैं उनका तो रेट ही एक है, सुबह 24 घंटे का एक ही रेट है यूनिट का। वो स्लैब बनेगा 100 का, 200 का, 300 का। हमने बरात याफ्ता तबके के नाम पे बहस छेड़ी हुई है। 60 रुपए का यूनिट हो गया, दुहाई होगी सब तरफ। 90 रुपए का हो गया जी। ओ भाई उसके लिए आवाज उठाओ जो 50 और 100, 200, 300 यूनिट करता है, जिसके घर में एक एसी भी नहीं है। बात उसके लिए होनी चाहिए, सब्सिडी सिर्फ उसकी होनी चाहिए जो एसी चला सकता है, बिल भी दे। जी आया साहब। अच्छा ये देखें बात नहीं, टैक्सेस बहुत ज्यादा ऐड है ना। बात सिंपल है कि वो शायद राना साहब तक वो लोग नहीं पहुंचे अपना दुखड़ा लेके, जो गरीब लोग हैं। यकीनन चले किसी के घर में 2 पंखे होंगे, तो नहीं करे ना, कोई एक आधा शायद कूलर चला लेता होगा वो, लेकिन बिल लिटरली 4 एसी लगा के गरीबों का नाम लेते हो फैसल। हमारी उससे भी बाहर हो चुके हैं, हमारी इस्तेताअत से भी बाहर हो चुके हैं बिल। उसकी वजह ये कि हमने सिर्फ बिल नहीं देना, हमने और भी बहुत से काम करने हैं ना। जाके ग्रोसरी भी लेनी है बाजार से, हर चीज इतनी महंगी हो गई है। तो उसमें ये जब ऐड ऑन होती हैं चीजें, तो हम मरात याफ्ता तक भी मरे पड़े हैं। सच्ची बात है। मतलब ये मैं नहीं कह सकता कि जी रौला सिर्फ ये है कि वो आपको क्लियर कट पता चल गया है कि उस रूलिंग एलीट ने आपके लिए कुछ नहीं करना। ये पहली एक ऐसी तहरीक बन रही है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज बहुत पीछे रह गई हैं। ये हर दफ़ा यहाँ ये होता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको लीड कर रही होती किसी एहतजाज को। इस एहतजाज में आम शहरी शामिल हो गया है, और ये कम होने का मुझे इसमें इम्कान नहीं लग रहा, क्योंकि वो 3 दिन लगा के बड़ी मेहनत से हमारे निगरान हुकूमत ने ये बता दिया कि जी हमारे बस में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, आपको इसी तरह से गुजारा करना पड़ेगा। अब कितने लोग उसमें गुजारा कर लेंगे, वो जो इलीट क्लास जो आमिर कह रहे हैं, वो मैं देखूंगा कि कितने लोग हैं जो बहुत आराम से अपने एसी का बिल भी दे देंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं ना जिन्होंने अपना एक एसी चला रहे होंगे, और वो उस वक्त उन्होंने एसी लिया होगा जब वो आराम से बिल भी दे पा रहे होंगे। अब जब उनके तो उससे भी बाहर हो जाएगा। एक दफा आपको जब आदत पड़ जाती है ना किसी चीज की, उसके बाद उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये उस शख्स के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और पॉसिबल है कि वो भी बाहर एहतजाज के लिए निकल रहा हो। हमारी अशराफिया ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, वो प्रेशर डालेगी मीडिया पे कि जी आप एहतजाज ना दिखाएं। तो इनका ख्याल है कि शायद एहतजाज इस तरह ख़त्म हो जाएगा, नहीं ख़त्म होगा ये। आप देखें ना, आप मतलब तरस आ रहा है मुझे नून लीग और पीपल्स पार्टी पे। अब वो उनको बिल भी ज्यादा लग रहे हैं, उनको महंगाई भी बहुत लग रही है। वो अब रोना शुरू कर दिया उन्होंने कि जी महंगाई हो गई, बिजली का बिल इतना हो गया। वो यार आप तो सब लोग उस हुकूमत में थे जो ये डील करके गई है। मतलब वो पिछली हुकूमत बहुत जुल्म कर गई थी, बड़ी महंगाई कर दी थी उन्होंने, तबाह कर दी थी हर चीज।
आप तो वो सारा कुछ ठीक करने आए थे और ये दावा करके आए थे कि जी हम तो बड़े तजुर्बाकार लोग हैं। आपने सत्यानाश का सभा सत्यानाश कर दिया और अब आप वो टस्वे बहा रहे हैं कि जी वो हो बहुत जुल्म हो गया इस कौम के साथ। वो शर्जील मेमन साहब को आज मैं सुन रहा था कि वो बिल ठीक नहीं आ रहे जी लोगों को, एक्स्ट्रा बिल भेजे जा रहे हैं। ये तो उस वक्त भी रोना था, रो रहे थे, लेकिन किसी हद तक लोगों की इस्तात में था, वो दे रहे थे तंग होके। आपको कितने महीने पहले मैंने यहाँ बैठ के कहा था कि लोग मीटर कटवाना शुरू होंगे, लोग उधार पकड़ के दे रहे हैं, जेवर बेच के देना शुरू करेंगे लोग। अब बात उससे भी आगे चली गई है। अब एक गरीब आदमी जिसके पास थोड़ा सा कुछ दो चीजें उसने अपनी बेटी के जहेज के लिए बनाई होंगी, उसको बेचने के बाद बिल्कुल उस आदमी की, उस शहरी की हालत इस हुकूमत जैसी, इस मुल्क जैसी हो गई है कि जहां अब कुछ गिरवी रखने के लिए भी हमारे पास नहीं बचा जो हम गिरवी रख के दुनिया से को पैसे ले लें। तो अल्लाह ताला रहम करे। मुझे हालात बहुत ख़राब होते नज़र आ रहे हैं ये चीज़ें, क्योंकि वो बात सिंपल है ना, वो मलका फ्रांस ने जो कहा था कि रोटी नहीं है तो केक खा लें, हमारी अशराफिया भी बिल्कुल इसी तरह से सोच रही है कि क्या हो गया यार, लोग क्यों शोर मचा रहे हैं, बिल दें, क्यों नहीं देते ये बिल, ये एसी यूज कर रहे हैं। इनको असल में एहसास नहीं हो सकता। एक बस में सफर वाले को पता होता है बस वाले कैसे सफर कर रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। उनकी क्या मुश्किलात हैं। एक मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल सवार की मुश्किलात समझ सकता है, रिक्शे में बैठने वाला, एक गाड़ी में बैठने वाला, एसी कार में और एसी दफ्तर में बैठने वाला इन लोगों के मसाइल नहीं समझ सकता। उसको बड़ा आसान लगता है कि जी कोई इशू नहीं, अब एक पॉलिसी बनी है तो आप इस पे अमल करें। जी फैसल साहब, आप को क्या लगता है कि ये एहतजाज मजीद बढ़ेगा, कम होगा? फ्रांस की मलका ने कहा था कि अगर रोटी नहीं खा सकते तो केक खा लें। हमारे आमिर साहब कहते हैं अगर बिजली का बिल नहीं दे सकते तो सोलर लगा लें। ये एक ही सोच है जो फ्रांस की मलका की थी और जो आमिर साहब की है। बस मुज़क्कर मुअन्नस का फिर फर्क ज़्यादा बढ़ गई है। नहीं वो भी नहीं है, तबकाती तफरीक इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो एक तबके को एक तबके का मसला ही नहीं लगता, उसकी नज़र में कोई मसला ही नहीं है। मतलब ये आमिर साहब की गुफ्तगू इतने संजीदा आदमी है, वाकई आज मेरी दिल से इनकी गुफ्तगू सुन के ना अफसोस हुआ, रूंगटे खड़े कर देने वाली गुफ्तगू की है। आप जैस खवातीन के मामला सच बात हमेशा तल्ख लगती आगे निकल गए, जिसको हम यहाँ बैठ के क्योंकि अशराफिया का केस लड़ते लड़ते आप थक गए हैं, अब रोना आ रहा है आपको। इतनी खतरनाक सूरत-ए-हाल हो गई है, इतनी खतरनाक सूरत-ए-हाल हो गई है कि आप उसका जो है ना वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये कैसा मुल्क है कि जहाँ पे आपको बिजली के बिल का तयन करने के लिए IMF से परमिशन लेनी पड़ती है। IMF तय करता है, आपको बिजली का बिल कम करने के लिए IMF से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये पाकिस्तान चल रहा है इस तरीके से। IMF कम नहीं होना, किस्तों की इजाजत, अपना खसारा कम करो। दो चीजें हैं इनके पास, बिजली के बिल, पेट्रोल की कीमत, और लगाए ना किसी और पे ये टैक्स। क्यों नहीं लगाते ये टैक्सेस? और तनख्वाहदार तो क्योंकि खुद ही अपनी गर्दन उसकी फंसी हुई है तो उल्टी छुरी से ज़िबा करे चले जा रहे हैं उसको। आज तनख्वाहदार के अपने हाथ में हो कि उसने टैक्स नहीं देना, लेकिन करें एक तनख्वाहदार आदमी टैक्स नहीं देगा। ये तो एड सोर्स कट जाता है ना पैसे आपके, बिल्कुल, जिसके पैसा एड सोर्स कट रहा है, टैक्स दे रहा है अपनी मर्जी और मंशा के लिए। तो लाखों रुपए के जो है ना वो इनकम वो एडवाइजर रखे हुए, इनकम टैक्स के वकील रखे हुए, जो तरीकेकार सिखाते हैं कि आपको ना टैक्स की चोरी कैसे करनी है। और उसके वो लाखों रुपए जो है वो महीने की पेमेंट लेते हैं। ये इतनी खतरनाक इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है, इस पर कोई आप मुझे बताए ना कि इस वक्त जितने भी नून भी नाइल थी, तहरीक इंसाफ भी नाइल थी, अभी तो हमने मुल्क के जेनमैन और जीनियस लोगों की हुकूमत बनाई है ना। इस वक्त मुल्क के जीनियस लोगों के पास भी इस मसले से निकलने का कोई हल नहीं है। सही है, या निकलना नहीं चाहते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये सिस्टम है, ये सिस्टम जो है ना कभी इस मसले को हल नहीं होने देगा। आप करें ना इसकी क्या कहते हैं बिजली के निज़ाम को सूबों में मुंतकिल, क्यों देता है वफाक जो है वो खसारा? जिस सूबे में जितनी बिजली चोरी हो रही है वो अपने हिस्से की चोरी का बिल अपने हिस्से के पैसों से अदा करे। ठीक, चारों सूबों में जो है वफाक ने क्यों कब्जा किया हुआ है इसके ऊपर, बिजली के ऊपर?
वापडा जो इसको जो के इलेक्ट्रिक को बिल देता है, क्यों देता है? 1100 मेगावाट के नाम पर। भाई ये आपका एग्रीमेंट था कि के इलेक्ट्रिक जो है अपनी बिजली जनरेट करेगी, लेकिन के इलेक्ट्रिक के जो मालकान है उनके हर हाकिम में वक्त से ताल्लुकात है, तो उसका रास्ता यही है। अल्लाह वास्ते नहीं देते, ये कराची की मोहब्बत में नहीं देते। ये सेटिंग है जिसको उर्फ़-ए-आम में सेटिंग कहते हैं कि इनके मालकान के हाकिम में वक्त से ताल्लुकात होते हैं, चाहे वो नवाज शरीफ की हुकूमत हो, चाहे जरदारी साहब की हुकूमत हो, चाहे इमरान खान साहब की हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत हो, ये मालकान की सेटिंग है। क्यों नहीं कि इलेक्ट्रिक को बोलते हैं कि अपनी बिजली खुद पैदा करो? भाई तुम्हारे तो एग्रीमेंट का हिस्सा था कि तुम अपने जराए खुद पैदा करोगे। कितने जराए तुमने अपने पैदा किए? ठीक, ये 1100 मेगावाट तो बुनियादी तौर पे तो हमें तो मिल रही है, लेकिन बेसिक तो हक ये पंजाब वालों का है। ये है इस मुल्क के मसाइल। आप सूबों को जो है ना ये हवाले करें, तोड़े वफाक का ये वापडा का निज़ाम और बिजली की तरसील का जो कौमी निज़ाम है, इस मुल्क में जब तक आप इख्तियारात को मुंतकिल नहीं करोगे, इस मुल्क को आप मसाइल से नहीं निकाल सकते। नहीं, कोई एक इंसान, एक ताकतवर इंसान, एक बासर इंसान सोचने को तैयार नहीं है। अगर केपीके में 40% बिजली चोरी होती है तो वफाक उसकी अदायगी क्यों करे? केपीके करे। बिल्कुल फैसल साहब, आप सही कह रहे हैं कि ये हम सिस्टम नहीं बना सके। आज तक तो हम यही रोना रो रहे हैं, बिजली चोरी हो रही है जी, ट्रांसमिशन के इश्यूज हैं, हम वो जो तकसीम कार कंपनियां हैं उनके मसाइल, मतलब हम उस सिस्टम को ही नहीं बेहतर कर सके। तो ये तो चले एक और बात है ना कि तबका अशराफिया के फ्री यूनिट खत्म करने करें, सूबों के हवाले करें, शहरों के हवाले करें कि अपनी बिजली खुद पैदा करो, खुद खाओ, खुद कमाओ। अभी बिजली के मसले आपके 6 महीने में हल हो जाने। देखें जी, ये जो है कि गवर्नमेंट कह रही है जी बिजली के बिल जो है इनको इनकी एक्सटेंशन करने की बजाय इनके किस्तें कर दी जाएँ, और ये IMF से पूछा जा रहा है कि किस्तें। अब ये जो सूरत हाल है, अभी तो 1 महीने का बिल पे नहीं हो रहा, तो अगले महीने के बिल फिर आने के लिए तैयार हैं, तो किस तरह लोग देंगे? लोगों के लिए ये देने के लिए जिस तरह कहा जा रहा है कर्जे लोगों के रोने निकल गए हैं, तो अब ये सूरत हाल है, अब क्या करेंगे? गवर्नमेंट का रेवेन्यू इधर से ही कम हो जाएगा क्योंकि बिजली की कंजम्पशन अब तो लोग कर ही नहीं रहे, और क्या करें? पहले ही लोड शेडिंग इतनी होती है, जिसके बिल यूनिट 300-400 रुपये 400 यूनिट भी चलें तो उनके भी बिल देख लें 24-25 हज़ार। बंदे की आमदन इतनी कम है और बिल उसको ज़्यादा देने पड़ रहे थे, कैसे करेंगे? बच्चों को तो अपने वो स्कूल के फीस नहीं दे सकते, खाना खाएगा क्या? बिजली के बिल देगा, बाकी बिल कहाँ से देगा? ये सूरत है, गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। गवर्नमेंट को दीगर ज़राए पैदा करने चाहिए, जो गवर्नमेंट को पता है कि जो अखराजात है जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि बड़े बड़े घर दिए हुए हैं, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, मराहत दी जा रही हैं। बिजली के बिल तो एक चीज़ है, जो दीगर मामलात हैं वो देखें। एक सेक्रेटरी होता है, उसके जो सेक्रेटरी है प्रोविंशियल सेक्रेटरी, उसने 3 अपने कैंप ऑफिस बनाए हुए हैं। एक तो सेक्रेटेरिएट में बैठता है, एक उसने घर को कैंप ऑफिस बनाया हुआ है, एक दीगर अपने दफ्तर की एक्सटेंशन। तो वहाँ जहाँ जितने भी यूनिट इस्तेमाल होंगे बिजली के, वो कैंप ऑफिस गवर्नमेंट को खर्चा देना पड़ेगा। इसके अलावा जितनी भी इस्तेमाल होंगे, एक एक अफसर के पास 6-6, 7-7 गाड़ियाँ हैं, उनका इस्तेमाल करे। गवर्नमेंट को चाहिए कंट्रोल करे, इसका इनका साइज ब्यूरोक्रेसी का कम करे, काम की एफिशिएंसी बढ़ाए। तो ये बजाय करने के बजाय इनके लोगों, इन्हीं लोगों पर मजीद बोझ डाला जा रहा है। तो जाहिर है रेवेन्यू पूरा करने के लिए दीगर तरीके लाए, टैक्स नेट बढ़ाए। इनको पता है कि टैक्स चोरी हो रहा है, लेकिन कोई इसको पकड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, बल्कि जो मुर्गी काबू आई उसी को पकड़ रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये सब कुछ आम आदमी से, गरीब आदमी से ही हमें करना है, चाहे वो टैक्स की मद में है, बिल बढ़ा के कोई सब्सिडी जो दे रहे हैं वो उल्टा जब वापस ली जाती है तो वो फिर जितनी देते हैं उससे 3 गुना ज़्यादा वसूली भी होती है। बहरहाल निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है, अभी वो हुकूमत में है। प्राइम मिनिस्टर साहब तो काफ़ी खामोश हैं इस मामले को लेकर, मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल आम आदमी को रिलीफ तो मिलना है। 6ठे रोज़ में दाखिल हो गया ये एहतजाज, और ये एहतजाज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खुदा न खास्ता मामलात मज़ीद ख़राब सूरत हाल इख्तियार करें तो इस हवाले से बिल्कुल रिलीफ भी देना चाहिए और कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, और वो नज़र भी आना चाहिए। अभी एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से हम वापस आएंगे। दूसरा सवाल नैब तरमीम के हवाले से हम कर रहे हैं कि नैब तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अहम रिमार्क सामने आए हैं। हम सवाल ये रखेंगे बुनियादी तौर पर, क्या नैब कभी गैर मुतनाज़े इदारा बनकर सामने आ सकेगा? राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, पाकिस्तान में एहतसाब हमेशा किसी न किसी सूरत मुतनाज़ रहा है। ख़ासतौर पर नैब पर यह इल्ज़ाम लगता रहा है कि नैब सियासी इंतकाम के एक आला के तौर पर इस्तेमाल होता है, और इस वक्त अटक जेल में कैद चेयरमैन तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी ये इल्ज़ाम आयद होता रहा कि वो नैब के ज़रिए मुखालफिन को दबा रहे हैं।
साबका PDM हुकूमत ने नैब कवानीन में मुतअद्दिद तरमीम की, जिन्हें बाद में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। आज सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के हवाले से एक समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस की जानिब से इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए गए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि नैब तरमीम के जरिए जराइम को साबित करना इंतहाई मुश्किल बना दिया गया है और बहुत से जराइम या तो ख़त्म कर दिए गए या तब्दील कर दिए गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अहम नुकता यह है कि पूरे कानून को बेतरतीब कर दिया गया। अदालत देखना चाहती है कि कहीं इन तरमीम से कोई गलत दरवाज़ा तो नहीं खोल दिया गया। उन्होंने कहा कि देखना है कि करप्शन के जुर्म को महज कागजी कार्रवाई तक महदूद तो नहीं कर दिया गया। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा क्यों ना हम नैब तरमीम का मामला नई आने वाली पार्लियामेंट पर छोड़ दें। इसी हवाले से हम बात करेंगे। आमिर साहब से आगाज़ करूंगी, चूंकि ये एक कार्रवाई और जजेस साहिबान के जो रिमार्क्स मैंने आपके सामने रखे, लेकिन आमिर साहब हम यही देखते आ रहे हैं, अगर बहुत पीछे नहीं जाते हैं, दो हुकूमतों की ही बात कर लेते हैं, हमेशा यही तासुर क्यों सामने आया कि नैब को सियासी इंतकाम के लिए और ख़ासतौर पर एहतसाब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है? अगर हम जजों की ऑब्जर्वेशंस पे जाएं तो आपको पता है जो सिंध के निगरान वज़ीर आला बने हैं, उन्होंने ये लिख के फ़ैसला दिया कि ये सियासी इंतकाम के लिए इदारा इस्तेमाल किया जाता है। और ये फ़ैसला उन्होंने लिखा था ख्वाजा साद रफ़ीक के ज़मानत पे जो 2.5 साल बाद हुई थी। आपको पता होगा शाहिद खाकान अब्बासी को बुलाया था उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने, जब नैब के इन ज़ालमाना इक़दामात से सबको निशाना बनाया जा रहा था और ये सोचा गया कि तरमीम करें, तो उन्होंने बुला के प्राइम मिनिस्टर को कहा कि 1 मिनट लगाऊंगा और इसको उड़ा के रख दूंगा, ज़रा कोशिश करके देखना, क्योंकि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी। अब आज ज़रा फ़र्क बदला है, तो 1 साल से एक केस चल रहा है और 54,000 केसेस को छोड़ते हुए चीफ जस्टिस साहब सिर्फ ये कह रहे हैं कि बड़ा दर्द होगा अगर मैं इसका फ़ैसला ना करके जाऊँ। तो आज जब उन्होंने एक लम्हे पे कहा मखदूम अली खान से कि इसकी पब्लिक हेयरिंग ना करें, लोगों से पूछे, तो उन्होंने कहा कर लें। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास तो टाइम नहीं है। मंसूर अली शाह साहब ने भगोड़ा करार दिया कि एक पार्लियामेंट से भागा हुआ जिसने चैलेंज किया है। यहाँ सबकी अपनी अपनी मंतक है, यहाँ एहतसाब कोई करना नहीं चाहता, यहाँ सिर्फ विच हंटिंग है और मैं और आप बैठ के गुफ्तगू करते हैं, वो जी बड़ा अच्छा हो गया और जी बड़ा बुरा हो गया। हमें तो सबको पता चल गया कि यहाँ पे कोई एहतसाब करना मकसद नहीं है, अपनी अपनी उस टोन पे लाना है जिस पे वो कहते हैं कि रिंग टोन पे नचाना है। जो नाचने के लिए तैयार हो जाए तो ठीक है, नहीं होते तो फिर वो उसको भुगतने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन्होंने तो जो जाती हुई हुकूमत थी, इन्होंने तो नैब के सारे दांत शांति निकाल दिए। अब वो बहाल करें ना, मैं तो कहता हूं जो केस चीफ जस्टिस साहब चला रहे हैं, तो जिन्होंने फेस नहीं किया वो सारे 90 दिन के रिमांड में चले जाएंगे, जिसमें जमानत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अब वो फंसे हुए इस मखमसे में, हर रोज ऑब्जर्वेशन आती है कि नहीं ये तो बहुत अच्छा इंसानी हकूक के हवाले से है कि जमानत का भी राइट दिया गया है, वो भी कम कर दिया गया है, रिमांड भी कम कर दिया गया है, बहुत अच्छी चीजें हैं। तो फैसला कर लेना जनाब, मैंने और आपने तो नहीं करना ना, हमने प्रोग्राम में बैठ के, हम तो सिर्फ गुफ्तगू कर सकते हैं कि एक जज कह रहे हैं इसमें बुनियादी हकूक का कोई सवाल ही नहीं है, तो हुजूर आप लोग आपस में फैसला कर रहे हैं। वरना मेरे ख्याल में ये जो घंटी छोड़ के जाएंगे तो वो काजी साहब आएंगे, उनको फुल कोर्ट बनानी चाहिए, 17 जज पूरे करें। जितने फैसलों पे पीटीआई को इतराज है, पीपल्स पार्टी को इतराज है, नून को है, जेयूआई, जमात इस्लामी, सबको फुल कोर्ट बनाइए। हुजूर 15-20 दिन बाकी मुकदमे कोई बात नहीं है, ना चलाएं। यहाँ 54,000 छोड़ के वो जा रहे हैं तो कुछ दिन बाद हो जाएंगे, चलाएं और फैसले करें कि बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है। अमरीकी जज अदालतें नहीं लगाते, वो ज्यूरी बैठ जाती है और फैसले करके अनाउंस कर देते हैं। ये होता है सुप्रीम कोर्ट का काम। यहाँ होता है इसके लिए दरखास्त ले आओ, उसके लिए दरखास्त ले आओ, इसके खाने का पता करो, उसके बैठने का पता करो। मतलब हमारी सुप्रीम कोर्ट इस काम पे लगी हुई है, कोई बात है भला? नैब ने तो फिर, अब नैब के पास कोई चीज नहीं है इस वक्त के कानून में, कोई नैब किसी को नहीं पकड़ सकता कि वो क्या कर लेगा। आप कर दें हुजूर, पुराना कानून बहाल कर दें, देखें फिर प्यारे किस तरह आते हैं इसमें सारे और लाडले आते हैं। जी आया साहब, वैसे जब हम एहतसाब की बात करते हैं, वो सिस्टम को क्लीन करता है, लेकिन हमारे यहाँ एहतसाब को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाने वाला जो तासुर है, ये क्यों है? और आपको लगता है कभी नैब गैर मुतनाज़ इदारा बनकर सामने आ सकेगा? वो सिस्टम को क्लीन करने के लिए होता है, ये हमारे लोगों को ड्राई क्लीन करने के लिए बनाए जाते हैं इस तरह के इदारे। बिल्कुल बेमानी है, इस पर कोई कतन कोई हेयरिंग नहीं होनी चाहिए। मंसूर अली शाह साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगली पार्लियामेंट पे छोड़ दें वो जो भी, लेकिन फ़ायदा उसका भी नहीं होना दुआ। उसकी वजह ये कि इदारा बचा कौन सा आपका, जहाँ कोई आपको वो लगे कि हाँ ये एक इदारा इंडिपेंडेंट काम कर रहा है। मतलब जब बात होती है किसी भी गवर्नमेंट के दौर में ऑपोजिशन के हवाले से बात होती है, तो कोई पकड़ा जाता है तो समझ में आ जाती है, कोई FIA भी मुतहरक हो जाती है, एंटी करप्शन भी हो जाती है, नैब वाले भी हो जाते हैं।
बुनियादी तौर पे कोई शख्स ऐसा आपको बहुत कम मिलेंगे। एक ही अभी मिला था ना आपको, वो छोड़ गया था कि जिससे प्रेशर डाला गया कि भाई ये मुकदमे बनाओ, उसने कहा नहीं बनते, मैं कैसे बनाऊं, छोड़ना पड़ा उसको। अदरवाइज हर बंदा यहाँ आता है, वो मराहत इतनी हो जाती हैं, चेयरमैन नैब मौजूदा इनके लिए कितनी मराहत में इजाफा कर दिया गया, वो सुकून से वहाँ बैठ के इंजॉय करते हैं। और मतलब जो कह दिया जाता है कि भाई इसको पकड़ लो, इसको छोड़ दो, बस सिंपल इज दैट। इससे ज्यादा कोई कुछ, आपका पूरा सिस्टम बर्बाद हो चुका है। इसको अब ठीक मुझे नहीं लगता कि ये शायद, मतलब लोग कहते हैं मायूसी की बात नहीं करनी चाहिए, कोई अच्छी बात करनी चाहिए, कोई होप वाली बात करनी चाहिए। होप आए कहाँ से? कहीं से तो कोई एक आपको किरण तो नजर आ रही हो ना कि हाँ यार ये कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये इस चीज को ठीक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, चले थोड़ा टाइम लगेगा, चीजें ठीक हो जाएंगी। मतलब जहाँ आपका चीफ जस्टिस मेरा चीफ जस्टिस हो, जहाँ आपका आर्मी चीफ मेरा आर्मी चीफ हो, जहाँ आपका तज्जियाकार मेरा तज्जियाकार, कानूनदान, बिल्कुल ठीक बात है। हम कौन से दूध के धुले में, हमने क्या मतलब इस कौम के लिए किया? हम भी तो जुल्म ही कर रहे हैं ना, लोगों के साथ बददियांती कर रहे हैं, मतलब अपने ख्यालात को किसी खास एंगल में ढाल के हम भी लोगों के साथ ज्यादती करते हैं। सही बात है, हम भी ज़ाहिर है इस सिस्टम का हिस्सा है, इसी मुआशरे में हमने भी रहना और यहीं रह रहे हैं और यहीं से सीख रहे हैं। तो अल्लाह ताला रहम करे बस। और आप तो वैसे ही दुआएं, आप दुआ किया सही है सर। मैं फिर शो के शुरू और आखिर में ना एक दुआ का एहतमाम करते हैं कल से। गल दुआवंते आ गई, दुआवंते जो गल आ गई। फैसल साहब, आपको लगता है गैर मुतनाज़ इदारा बनकर सामने आ सकेगा नैब? जी फैसल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी इलियास साहब। देखिए जी, फैसल साहब ने सुनने से इनकार कर दिया। इलियास साहब बस गुस्सा कर गए। देखिए जी, जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में क्या करें? अब ये सारे जो हैं ये सियासी जमातें हैं जो इस वक्त जो लगी हुई हैं, इसमें यही है कि अब इलेक्शन के लिए सूरत हाल पर लगी हुई हैं। अब इलेक्शन से मसले में निबड़ रही हैं कि पहले इन्होंने खुद बैठ के दस्तखत किए सारे, अब दस्तखत करने के बाद क्या है, अब यही करेंगे अर्ली इलेक्शन कराने के लिए। अब देखिए कुछ दिनों तक ये सारे कंपेन चलाएंगे, पीपल्स पार्टी तो निकल आई है आगे, अब ये दूसरी जमातें भी साथ में निकलेंगे। अब इनको पता है कि ये अगर इस वक्त आए सूरत हाल में तो इनको वोट नहीं मिलने के चांसेस हैं। वोट इनको अवाम की जानिब से, क्योंकि अवाम इस वक्त फुल इनसे मुतनफ़र हो चुके हैं। बिजली के बिल हैं, महंगाई है, जो महंगाई के कंट्रोल नहीं हो रही। असल मसले तो ये जो थे, सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए इनके पास टाइम था, जो पिछली गवर्नमेंटों में भी किया, उनको कंट्रोल करते ताकि ये मसले हल होते। अब ये सूरत हाल जो मर्जी करें, इनको जो नैब के जो कवानीन हैं, इनसे अवाम को कोई गर्ज नहीं है। अवाम को तो पता है कि इनके कवानीन से इनको कोई नहीं है। जिसको भी पकड़ते हैं सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उन मकासद के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। 3-4 महीने अंदर रख के अपनी बातें मनवाने के लिए करते हैं ये सारा। अब ये देखें जो सूरत हाल है, जितने भी पकड़े जो 4 साल में PTI के दौर में भी पकड़े गए, सारे इस वक्त यानी कि धुल के साफ होके बाहर आ गए हैं, सब केसेस ख़त्म हो गए हैं और बरी किया जा रहा है। और बरी आवाम नहीं उनको बरी कर रही है, अदालत बरी कर रही है। और नैब की जानिब से जो उनके खिलाफ जो इकदाम किए गए, कहाँ गए शहजाद अकबर साहब जो रोज़ आके दिखाया करते थे चार्ट, ये इस पर ये केसेस हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, ये पैसा फिर मुल्क का जो लूटा जी 12 अरब रुपया रोज़ाना करप्शन हो रही है, इतने करप्शन हो रही है, किधर गया पैसा? अवाम का पैसा, अवाम के टैक्सों का जो पैसा है, अवाम को तो रिलीफ नहीं मिला, रिलीफ तो इन्हीं को मिल गया जी। बाहर जी कोई शेर नहीं आया, वो सारे इस तरह सारी जो चीजें वगैरह पकड़ ली गई, जो पैसा बाहर गया है। सर शेर कल आया था, बस हमारा प्रोग्राम रह गया था, शेर आज नहीं शेर आता। वो सारी ये जो चीजें हैं, अब ये हैं जो बाहर मुल्क से बाहर होता है, जब भी आए यही होना है। अब मुल्क से बाहर जो गए लोग गए हुए, उनको लाने के लिए कोई काम नहीं किया गया। सियासतदान वगैरह सारे जो हैं उनको ये कोई तो मसला नहीं है, लेकिन अवाम के जो पैसा जो लुट के बाहर जा रहा है उसका कौन जिम्मेदार है? केसेस पड़े हुए जो असल केसेस हैं उनको तो क्यों नहीं खोलते? बिल्कुल मसला ये बड़े है बड़े जो केसेस हैं वो खोलेंगे। जिनको असल में मदद चाहिए और जो मुंतजिर है इंसाफ के, वो मुंतजिर ही हैं। जिनको इंसाफ नहीं भी चाहिए उनको खुद से भी मिल जाता है। यही हमारा मुल्क है। फैसल साहब, कभी बन सकेगा गैर मुतनाज़ इदारा नैब? एक आपकी इजाज़त हो तो लाइटर बुट में एक बात कह दूं, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी बिल्कुल, बात के जिम्मेदार आप खुद होंगे।
नहीं, शेर शेर ही होता है। कल सबने देखा कि ईदी और के रजाकारों ने चमाटे मार के पिंजरे में बंद कर दिया। शेर का ये असर होना है। लेकिन ये देखिए शेर ने हाईजैक कर दुनिया दिया वाले था। परेशान हो गए। नहीं, चमाटे मार के अंदर कर दिया, उसको पिंजरे में बंद कर दिया, चिड़ियाघर में फेंक दिया है। चले वहाँ चक्कर लगा रहा है वो। देखें, बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि नैब से करप्शन साबित करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इन अदालतों से इंसाफ मिलना ना उससे ज़्यादा मुश्किल काम। हमारे मुल्क की तो अदालतों पे लिख के लगा देना चाहिए कि यहाँ इंसाफ के अलावा हर चीज़ मिलती है। अभी हमारे चीफ जस्टिस साहब की जो गुफ्तगू, जो रवैया, जो मिजाज सामने आ रहा है, बहुत काबिल एहतराम आदमी है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए। ये उनको खुद सोचना चाहिए, क्या ये उनके शायान शाह, उनके वकार के मुताबिक है? इस मुल्क में एक कैदी के खाने के लिए इस मुल्क का चीफ जस्टिस जो है वो परेशान हो, एक कैदी के। और इस मुल्क में 80,000 कैदियों को जो है ना हाई प्रोफाइल खाने के नाम पे जो चीज मिलती है, ये तो मसला है इस मुल्क का सबसे बड़ा। यहाँ इंसान इंसान नहीं है, हर इंसान को दर्जात में जो है ना तकसीम कर दिया गया है। तो ये जो लो प्रोफाइल लोग इस माशरे में रहते हैं, 22 करोड़ गंदी नाली के कीड़े मकोड़े, इनका क्या करना है? जो कैदियों को खाना मिलता है ना, यकीन करें 80,000 कैदियों को खाना तो बहुत दूर की बात है। आप यकीन करें उस खाने को ना आप देख नहीं सकते उस खाने को। वो खाने के नाम पर क्या होता है, खाना पकने के बाद उसमें बाकायदा बाल्टियां भर के पानी डाला जाता है। ठीक फैसल साहब, ये इस मुल्क में ना 80,000 कैदियों को खाना मिलता है, और एक कैदी को जो है वो देसी घी में देसी मुर्गी पका के दी जा रही है। सही है फैसल साहब। ये माशरे में कहते हैं ना, कुफर की हुकूमत तो रह सकती है, जुल्म से माशरे नहीं, ये जुल्म है। ये है जो कह रहे इंसाफ, ये जुल्म का निजाम है। सही है जी। इससे माशरे नहीं चलते। ये हर तबके पे, हर सतह पे, हर इदारे में, हर जगह यही काम हो रहा है। जैसे मैंने एक मिसाल दी, जो इदारा उठा ले, जो मामला उठा ले, आपको वहाँ ताकतवर के लिए जो है वो अलग ही कानून बना हुआ मिलेगा, आम आदमी के लिए जो अलग ही कानून बना हुआ मिलेगा। जी इलियास साहब क्विकली में नैब दुआ देखें, ये नैब के जो कवानीन हैं वो कमज़ोर हुए, लेकिन नैब के जो अफसरान हैं वो माली तौर पर मजबूत हो गए हैं। आप इस बारे में देखें, इन लोगों के असासे उनके भी चेक किए जाएं। एहतसाब नहीं ना, जो एहतसाब कर रहे हैं उनके, तो वो दूसरी तरफ देख लें, जेल में भी देख लें, जेल में जो खाना चाहता है, जो भी बासर, इससे पहले भी जो थे उनको भी हरीसे आते थे अंदर, निहारियाँ अंदर जेल में जाती थी। गरीब आदमी पिसता है इधर अमीर आदमी के लिए। चीफ जस्टिस साहब भी अमीर आदमी के लिए परेशान होता है, गरीब आदमी के लिए कोई परेशान नहीं होता, वो जाके जिस तरह मर्जी काटेंगे। मैं फिर हाफिज साहब की तरफ जाऊं। फैसल साहब, बस मैं कहता हम तो हमेशा से कहते थे ये साफी जो है मुनाफिक होते हैं। देखिए मैं तो हमेशा कहता हूँ गालिब आने के लिए होता है, मेरी बात तो हमेशा सही साबित होती है। एयाज साहब ने भी वही बात कह दी कि साफी झूठे होते हैं। हाफिज साहब की तरफ ना ही जाए आप। हाफिज साहब ये तासुर क्यों है? देखें, साफी हमेशा सच्चा होता है, झूठा वो होता है जो प्रोपेगेंडे का काम करता है और खबर कभी नहीं करता। लोगों की खबर पे तबसरा करना उसे आता है, आज तक क्रेडिट पे पहुंचना हो। साफी वही है जिसके पास खबर हो और वो दावे से कहे कि मैंने ये खबर की, उसको साफी कहते हैं। जिन्होंने आके ठट्ठे मजाक राजा बाजार और बुद्धू खान की रोटियां खानी है, वो साफी नहीं हो सकते। जी हाफिज साहब, मुझे तो इन तीन भाइयों के दरमियान बात नहीं समझ आ रही, बात क्या कर रहे हैं आप जी फरमाइए। जी मेरा सवाल आपसे हाफिज साहब ये है कि एहतसाब का जो इदारा नैब है वो तो एक क्लीन होता है ना सिस्टम, और अब ये जो तासुर है ये सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए इदारा है, ये तासुर क्यों है? क्या आपको लगता है कभी नैब जो है वो गैर मुतनाज़ इदारा बनकर सामने आएगा? ये तासुर इसलिए है कि आज तक जिस पे भी केस बने हैं वो बाइज्जत बरी हो गया है, और 11 साल जरदारी साहब को जेल में रखा, बाद में बाइज्जत बरी हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ बाइज्जत बरी हैं। शहबाज शरीफ साहब के देखें बमे आल औलाद सारे केस खत्म हो गए, बाइज्जत बरी हैं। तो मुझे आप बताइए फिर इस इदारे का अब आगे, ये इदारा जो है आजकल खामोश है, या तो कोई काम कर रहा है या मुमकिन है कोई बट साहब इस्लाहात कर रहे हो, जो नए आए हैं चेयरमैन, अल्लाह करे कि वो बेहतर कर ले। तो नैब के ऊपर इसलिए लोगों का अदम एतमाद है कि नैब ने दावे बहुत किए, लेकिन उसके नतीजे में शायद खाकान साहब से लेकर
अपना आसन इकबाल तक, और आसन इकबाल से लेकर ख्वाजा साद रफीक तक, और उधर खुर्शीद शाह साहब से लेकर जरदारी साहब तक, सारों को जो है पहले चोर डिक्लेयर किया, बाद में बाइज्जत बरी कर दिया। तो फिर यही कुछ होगा ना, यही लोगों का होगा। अब अल्लाह करे कि कुछ इस्लाहात हो जाए, कुछ बेहतर हो जाए, कोई मामला हो जाए। तो जो आता है वो पिछले को रगड़ा लगाता है, और जब फिर उसकी बारी आती है वो बरी हो जाता है और अगले की बारी आ जाती है। अब ये मियां शहबाज शरीफ साहब वाला मनी लॉन्ड्रिंग का उनके बच्चों वाला केस था, जिसमें बाद चीजें हमजा शहबाज साहब ने खुद भी ऐसी कही है कि गुमनामी के अकाउंट दूसरे तीसरे सब बरी हो गए उसमें, तो कौन फिर एतमाद करेगा? इस तरह ये एक मिसाल नहीं, सैकड़ों मिसालें, कई मिसालें हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप कह रहे हैं। जब इस तरह के मामलात होंगे तो फिर यही तासुर आएगा कि सियासी इंतकाम के लिए इदारा बनाया गया है। बहरहाल ये इदारों को अपनी डोमेन में रहकर बेहतर अंदाज से काम करना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल, सियासी जमातों के इलेक्शन कमीशन से मुलाकातें जारी हैं, इलेक्शन वक्त पर करवाएं, सियासी जमातें यकजुबान, क्या वक्त पर इंतखाबात होना मुमकिन है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन इन दिनों आम इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुशावरत में मसरूफ़ है। कल पीपल्स पार्टी के वफ़द ने मुलाकात की, अपना मौक़िफ़ दोहराया था कि वक्त पर इंतखाबात यकीनी बनाए जाएँ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं नैयर बुखारी, जिन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारा मौक़िफ़ सुनने के बाद कहा कि हम मीटिंग करके बताएंगे। आज ANP का वफ़द भी इलेक्शन कमीशन के पास पहुँचा, जिसके बाद उनका बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने ये मुतालबा किया कि 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए। इंतखाबात वक्त पर होना इस वक्त सियासी जमातों की अक्सरियत की ख्वाहिश तो है, लेकिन क्या हालात के तनाजुर में इनकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है? इसी पर हम बात करेंगे। हाफिज़ ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। क्विकली वक्त का ख्याल रखिएगा। आपके ख्याल में जो हालात हैं इस वक्त मुल्की मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर हालात के तनाजुर में, क्या आपको लगता है कि इंतखाबात वक्त पर हो सकेंगे? मैं तो हमेशा वक्त का ख्याल रखता हूँ, मेरे वक्त का कोई नहीं ख्याल रखता। तो चले इंतखाबात का वक्त बता दें फिर। वजीर बनवाने हैं तो इंशाल्लाह बेफिक्र रहो। नहीं, ये ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਮਰੇ ਰਿਆਸਤ ਸਾਹਿਬ ਆਤੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਿਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ है। अच्छा, ਤੁਸੀਂ सदाबहार वजीर हो हुजूर। गुजारिश ये है कि आज तक जान को मैंने भेजा था कि जा यार को पता शता कर, तेल आगे फिर महंगा होने जा रहा है, तो कुछ जो में निजात भी है कि नहीं। वो कहता है इलेक्शन तो होने हैं लेकिन 90 दिन में नहीं होने। अच्छा, इलेक्शन होने हैं 90 दिन में तो नहीं होने। जब फरवरी में हो जाए, मार्च में हो जाए तो हो जाए। जो सूरत हाल बनी है, अब इलेक्शन तो पक्के हैं। अब इलेक्शन 6 माह में हो जाते हैं, 5 में हो जाते हैं, तो 3 माह वाला तो कोई चक्कर नहीं है। इसको तो भूल जाए आप। ठीक है जी। आमिर साहब, ये जितने बंदे सियासी जमातें वहाँ जा रही हैं, इनका शहबाज शरीफ के साथ ग्रुप फोटो निकाल लें जो मरदमशुमारी के बाद इन्होंने बनवाया। इसमें जिसने वोट किया था आप देख लें कि वो मुनाफिकत के सारे चैंपियन हैं जो अब 90 दिन का इलेक्शन कह रहे हैं। इन्हें पता था कि हमने किस चीज़ पर ठप्पा लगाया है। पीपल्स पार्टी हो या कोई और हो, मैंगल साहब की पार्टी हो, ये सारे के सारे बगैर उसके हिचकिचाहट के, ये मेंबर नहीं थे उस मीटिंग में बुलाए गए और सबने खुशी से फोटो बनवाया। ज्यादा आप ये चक्कर में ना पड़े 90 दिन वाली कहानी। ये जब होने हैं ये बस बातें फरवरी मार्च में, 25 मार्च या 3 मार्च को बस। ठीक है जी। अयाज साहब, दुआ ये वो सब लोग हैं जो सहूलतकार थे इलेक्शन को डिले कराने में, और अब जिस तरह महंगाई इनको बहुत महसूस होना शुरू होगी, बिजली के बिल ज्यादा महसूस होना शुरू हो गए, इसी तरह इनको ये भी महसूस हो रहा है। वक्त पे इलेक्शन 90 दिन की बात करती हैं, दुआ करें इलेक्शन हो जाए इस वक्त। फैसल साहब, देखिए अब तो जो मई और मार्च में इलेक्शन होंगे वही वक्त पे इलेक्शन कहलाएंगे। अगर मई और मार्च में इलेक्शन नहीं हो रहे तो फिर हम देखेंगे कि वक्त पर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब इलियास साहब वाली बात है, दुआ करें कि मई और मार्च में इलेक्शन हो जाए। सही है। इलियास साहब, ये सियासी जमातों को बता के सारा मामला दुआ पे रह गया। इलेक्शन दुआ पे आगे बात 90 दिन में नहीं होना, लेकिन बहरहाल उतनी देर में इन्होंने सियासत करनी है और भरपूर तरीके से सियासत करनी है, अवाम में घुसने की कोशिश करनी है ताकि उनका मैंडेट वगैरह फिर दोबारा किसी तरीके चुराएं। ये तो इसी तरह लगे रहेंगे ये सियासतदान। तो अयाज साहब, वैसे आप अक्सर ही यही बात करते हैं कि अगर जनवरी फरवरी मार्च में भी हो जाए तो बड़ी बात है। मतलब आपके पास क्या खबर है, इससे आगे भी जा सकते हैं? मेरे पास खबर कोई नहीं है दुआ। आपके पास कोई नहीं है? सर जान कोई खदशात बहुत मेरे खदशात बहुत हैं। हाँ। क्योंकि चीजें जो अनफोल्ड हो रही हैं, जिस तरफ जा रही हैं, जी। वो मुझे तो हालात बड़े मुश्किल लग रहे हैं आगे इस मुल्क के। हाँ। तो इसलिए फिर बात आप पे आ जाती है। वतनों को हर मामले के लिए तैयार रहना चाहिए, बस इतनी सी बात। मतलब आमिर साहब, आपके पास भी खबर है या आपके भी खदशात हैं?
नहीं, हम तो बात बता रहे हैं आपको कि तैयार रहे। नहीं, तैयार 6 महीने के बाद इंतखाबात के लिए रहे या फिर 2 साल के लिए? मैंने तो लफ्ज बोल दिया। आप अजीज हमवतनों में नहीं है दुआ? जी जी मैं हूँ, अजीज हमवतनों में हूँ, बिल्कुल मैं हूँ। मैं चाह रही थी आमिर साहब खुलकर बात कर दें। जी जी मैं चाह रही थी आप खुलकर बात कर दें। बहरहाल जी सही है, हुस्न तो जमहूरियत का यही है कि वक्त पर इंतखाबात हों, सियासी हुकूमत बने, सियासी इस्तेहकाम आए। यही रोना रोते रहे, सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मुआशी इस्तेहकाम होगा। अब एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं कि वक्त पर इंतखाबात होना मुमकिन है या नहीं, ये राय आपने जान लिया है। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।